नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, लगातार जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लोग देख रहे हैं, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि भई आप विभिन्न परीक्षाओं जितने भी सारे कह सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा है, तो उसमें ये आपको हेल्प करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में आप जानेंगे जो आप पहले इससे नहीं जानते होंगे। तो बिल्कुल हटकर होगा, तो लगातार देखिए और ये एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ को पूरा किया जाएगा। तो जितने लोग होंगे उनको फ़ायदा होगा। इंग्लिश वाले वीडियोज़ के लिए जो है अगर आप देख रहे हैं, तो इंग्लिश वाले वीडियोज़ जो है बहुत ही जल्दी एक दूसरे क्लेवर में आने जा रहा है। तो चलिए आप सबसे पहले दोस्तों मैं यही बात करूँगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो एक लाइन वाले वस्तुनिष्ठ सवाल और जवाब देखिए, यानी वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चंस है इस तरह से आपके सामने आ रहा है और यहाँ देखिए क्वेश्चंस है भौगोलिक तत्वों पर। जी हाँ, भौगोलिक तत्वों पर सबसे पहले हिकेटियस ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था, यानी उसका नाम क्या था? ठीक है, एक लाइन का है तो क्वेश्चन आंसर बनाया गया है। भौगोलिक तत्वों पर सबसे पहले हिकेटियस ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है सो पेरिडायस। क्या नाम है? पेरिडायस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, वर्तमान भूगोल का पिता किसे कहा, मतलब कहा पिता कहे जाने वाले व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले संसार के मानचित्र का पर समताप रेखाओं को, जी हाँ, तो समताप रेखाओं को खींचा था। जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे उनको ये पता होगा अच्छी तरह से कि समताप रेखा कहाँ किस तरह से जो है रहता है, ठीक है, खींचा जाता है। तो ये जो है ए वॉन हमबोल्ट ने, जो कि वर्तमान भूगोल के पिता कहा जाते हैं। अब भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था। तो जिन्होंने भी देखा है वीडियोज़ को वो कमेंट करें कि भई भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, जो कि प्राचीन समय से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन्स है, लध्वज गोलाम गोलाभ कहा जाता है, ठीक है? ये भ मान लीजिए, लब्ध गोलाभ कहा जाता है। तो पृथ्वी की गोलाकार आकृति को लध्व, देखिए पृथ्वी जो है अ, गोल तो है ही, लेकिन गोल आप सभी जानते हैं कि नाशपाती, जी हाँ, सो नाशपाती के तरह हम लोग जानते हैं, ठीक है? नाशपाती की तरह पूरा पूरा गोल नहीं है। तो वही जो एक्चुअल अगर उच्चारण उसका कहा जाए नाशपाती ना करके कह सकते हैं, तो ये नाम जो है सो लध्व लध्वज गोलाभ, ठीक है? ये शब्द है, पृथ्वी गोलाकार आकृति को कहा गया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग कहा जाता है, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग कहा जाता है बाली द्वीप को। जी हाँ, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में है बाली द्वीप, तो पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है? पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग बाली द्वीप को कहा जाता है और इंडिया में भी जो कहा जाता है कि स्वर्ग है, जम्मू कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। तो ये बाली द्वीप है पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग बाली द्वीप जो कि इंडोनेशिया में है, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अत्यधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहलाता है, ठीक है? अपनी धुरी पर सूर्य जो सन है, सूर्य की ओर अत्यधिक झुकाव के कारण, अपनी धुरी पर है ही और सूर्य की ओर अत्यधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहलाता है, लेटा हुआ ग्रह। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकते हैं कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो यूरेनस, जी हाँ, यूरेनस नेपच्यून। तो ये लास्ट वाले ग्रह हैं, ठीक है, 7वां ग्रह। नेक्स्ट है, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से अधिक है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है, भार जो है, चंद्रमा के द्रव्यमान से अधिक है 81 गुना, ठीक है, 81 गुना। तभी तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि चल पाते हैं, है ना? रह पाते हैं। हमने तो फिर सोचिए कि क्या स्थिति होगी। और वजन भी है तो ग्रेविटेशन भी है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं और अगला प्रश्न है, एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर से मापा जाता है क्या? तो सौर विकिरण, जी हाँ, जो सोलर रेज होते हैं,
उसको न मापा जाता है। एक्टिनोमीटर से क्या मापा जाता है? सौर विकिरण की दर। जी हाँ, सौर विकिरण की दर मापा जाता है। तो ये अच्छे से आपको दिमाग में रख लेना है। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है इस तरह से है, और देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रश्नों को देखना और समझना। तो चलिए फिर से देखिए, ग्लोब, जी हाँ, ग्लोब जो है का निर्माण, ग्लोब का निर्माण सर्वप्रथम कब हुआ था? तो देखिए 500 ईसा पूर्व किया गया था। अभी हाल ही में मैं रास्ते से क्रॉस कर रहा था, तो 2 ग्लोब मुझे दिखे, एक बड़ा एक छोटा। मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इसे खरीद लिया जाए। ठीक है? तो ये ग्लोब जो है, जो कि पूरा पृथ्वी पर दर्शाया जाता है, मतलब पूरे पृथ्वी को दर्शाया जाता है। इसमें कि कह सकते हैं कि भौगोलिक और पॉलिटिकल दोनों तरह का रहता है मानचित्र। तो ग्लोब का निर्माण सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व में किया गया था। और ये किसने किया था ग्लोब का निर्माण? याद रखिए, ग्लोब का निर्माण करने वाले क्रेटस थे। क्रेटस ने ग्लोब का निर्माण किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, आंतरिक ग्रह के नाम से जिन 4 ग्रहों को जाना जाता है वे हैं। देखिए एक्चुअल में पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, अब जो है 8 ग्रह है। ठीक है? 4 आंतरिक ग्रह जो है वो इस तरह से है, क्रम में है। बुध पहले है, फिर शुक्र है, फिर तीसरा है पृथ्वी है, चौथा मंगल का है। ठीक है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह जो है ये आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है, जिन 5 ग्रहों को बाह्य ग्रह की संज्ञा दी जाती है वे कौन है? देखिए ये जो है 5 ग्रह नहीं, अब जो है 4 ग्रह रखना है। प्लूटो जो है, यहाँ पर मैं बता दूं कि प्लूटो जो है अभी से ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया, यानी ग्रह को नहीं माना गया। तो देखिए क्रम में बुध मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। तो 4 ऊपर 4 नीचे है। ठीक है? तो ये है क्रम से है। अगर मान लीजिए सन यहाँ पर है, ठीक है, सन अगर यहाँ है तो क्रम देखिए यही क्रम है। 1 नंबर में ये है बुध है, दूसरा नंबर 3, तीसरे नंबर में, चौथा नंबर में, 5वें नंबर, छठे नंबर, 7वें नंबर और 8वें नंबर पर। क्रम से याद रख लीजिए। तो ये क्रम है। अब ये तो एक तो क्रम है, और दूसरी बात आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी, ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह के रूप में जाना जाता है, है ना? और नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, ये देखिए, तो अतिरिक्त, पृथ्वी के अलावा अतिरिक्त वायुमंडल पाया जाता है, मतलब पृथ्वी के अलावा भी कहीं कहीं वायुमंडल पाया जाता है, तो वो कौन सा ग्रह है? तो वो दोस्तों केवल मंगल ग्रह पे। जी हाँ, वायुमंडल है मंगल ग्रह पे, इसलिए हम लोग ग्रह पर जीवन की संभावना है। और लोग मतलब फ्यूचर में सोच रहे हैं कि भाई पृथ्वी के अलावा अगर कहीं रहा जा सकता है तो वो मंगल ग्रह पर रहा जाता है। इसे रेड प्लेनेट भी कहते हैं, हम लोग रेड प्लेनेट भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, रेड प्लेनेट। ठीक है? अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, महासागरों का 90 मीटर गहरा ऊपरी भाग, महासागरों का 90 मीटर गहरा ऊपरी भाग जहां तक सूर्य का पर्याप्त प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता है। महासागरों का 90 मीटर गहरा, 90 मीटर मतलब नीचे चले जाइए, और उसका ऊपरी भाग जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर लेवल है, अगर मान लीजिए कि ये लेवल है, समुद्र का लेवल है, तो जो ऊपर से सन रेज जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं तक ही जाएंगे, पूरा तो हो जाएगा नहीं। तो 90 मीटर तक ही जाता है। तो उस क्षेत्र को जहां तक पर्याप्त प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता, प्रकाशी क्षेत्र प्रकाशी क्षेत्र पट्टी कहलाता है। मतलब वो क्षेत्र जहां 90 मीटर वाला जो एरिया है वो कहलाता है। ठीक है? अगले प्रश्न, सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला वैज्ञानिक कौन था? सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला वैज्ञानिक कौन था पृथ्वी की? जी हाँ, इरेटोस्थनीज थे, जिन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी, पृथ्वी की सबसे पहले। नेक्स्ट है, दो से देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं क्या? जी हाँ, गोरे कहते हैं, गोरे। 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। चलिए
और दोस्तों ये था। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा हटकर है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका 12 सदस्यीय किस मंच में शामिल है? 12 सदस्यीय जो देश है किस मंच में शामिल है? ठीक है, तो ये भारत विकास मंच में ये 12 सदस्यीय देश शामिल है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने एआई वाले सम्मेलन में किस तरह से बहुत सारे ये सारे देश में से बहुत सारे देश मौजूद थे, है ना। नेक्स्ट है, तीन वार्षिक योजनाओं में विदेशी स्रोतों से प्राप्त सहायता जो है 36.36 थी। किस पंचवर्षीय योजना के वित्त प्रबंधन में विदेशी सहायता सर्वाधिक रही है अब तक के? तो अब तक ये बढ़ गए हैं, लेकिन ये डाटा पुराना है तो थोड़ा सा इसको आज के हिसाब से देखना होगा। तो तृतीय पंचवर्षीय में अगर पुराने में पूछा जाएगा तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में रही है। ठीक है, विधि स्रोतों से प्राप्त सहायता, तो ये 28.28% था उस समय थर्ड पंचवर्षीय तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देखिए, तो अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, तो भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन परिषद का गठन जुलाई 1996 में किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन किया गया। अब यह किसके अधीन है? तो इस बात को जानिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला जो है विदेशी निवेश संवर्धन परिषद, वो जो 1946 में इसका गठन हुआ था कि ताकि विदेशी निवेश बढ़ सके। अब ये काफ़ी बड़ा है और किसके अधीन है? पहले तो प्रधानमंत्री मतलब पीएमओ के अधीन था, अब यह किसके अधीन है वर्तमान में? तो दोस्तों ये उद्योग मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग है ना, नेशनल जो है वाटर नेशन डब्ल्यू, वो एक है, नेशनल वाटर वे एक है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग एक है जो 1620 किलोमीटर लंबा है। कितना? 1620 किलोमीटर। यह कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये दोस्तों इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रयागराज के नाम से। और ये जो है दोस्तों प्रयागराज, जहाँ अभी वर्तमान में कुंभ भी चल रहा है, प्रयागराज से ये हल्दिया तक का है 1620 किलोमीटर लंबा नेशनल वाटरवे। तो चलिए अगले पे चलते हैं। तो देखिए अगला जो है, फिर से देखिए, भारत में 7516 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर 11 बड़े और 139 मंझले बीच का और वह छोटे बंदरगाह हैं। कह सकते हैं कि 11 सबसे बड़ा बंदरगाह है, उसके बाद 139 के आसपास जो छोटे मंझला बंदरगाह है, और बड़े बंदरगाहों के प्रबंधन व विकास की जिम्मेवारी केंद्र सरकार पर है, जानते ही हैं। और अन्य बंदरगाहों की जिम्मेवारी किसकी है? बड़े बंदरगाह तो हो गया, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट जो है केंद्र सरकार की, लेकिन मंझले जो अन्य बंदरगाह है मंझले और छोटे, उसकी जिम्मेवारी किनकी है, मतलब देख रेख की? तो ये संवर्धित सूची में है। ये जो है संवर्धित सूची की है। अब संवर्धित सूची ये बताता है कि भाई दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देखेंगे। तो यहाँ संवर्धित सूची में इसका जो है उल्लेख किया गया है कि जिम्मेवारी जो है इसके अनुसार तय की गई है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा मंझला जो कि हो सकता है केंद्र सरकार का, कभी हो सकता है कि मंझला जो है राज्य सरकार के द्वारा देखा जाए। अगले जो है, अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। देश के 4 महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 4 लेन के सड़क से जोड़ने की योजना है, और ये 21,000 करोड़ की लागत से बनने वाली योजना 2004 तक पूरी की गई है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये देखिए ये सब जो है डाटा 2004 के अनुसार जो है 5,952 किलोमीटर का है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट का सर्वाधिक रुपया सरकार आंतरिक उधार से प्राप्त करती है। ठीक है, केंद्रीय बजट का सर्वाधिक रुपया सरकार आंतरिक उधार से प्राप्त करती है, जो 1 रुपया में 28 पैसा है। सर्वाधिक रुपया वह किस शुल्क से प्राप्त करती है? सर्वाधिक रुपया तो उत्पाद शुल्क से प्राप्त करती है। ठीक है, उत्पाद शुल्क से प्राप्त करती है केंद्रीय बजट का, प्रत्येक रुपये में तकरीबन 18 पैसे। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट का सर्वाधिक ब्याज सर्वाधिक रुपया ब्याज चुकाने पर खर्च होता है।
ठीक है, जो तकरीबन 26 पैसे है। इसके बाद बजट का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ खर्च किया जाता है? तो ये करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से पर, करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से पर 1 रुपया में 14 पैसे जो है खर्च किए जाते हैं। चलिए, अब देखिए ये तो था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं दोस्तों कि बजट घाटे पूर्ति के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिलों की व्यवस्था चली आ रही है, जिसे 31 मार्च 1997 को भारत सरकार और रिजर्व बैंक के समझौते के बाद समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर 1 अप्रैल 1997 से कौन सी व्यवस्था शुरू की गई है? या वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA यानी अर्थोपाय अग्रिम, ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस लागू की गई है। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का उद्भव किस सल्तनत शासक के काल में हुआ था? दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का, तो ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का उद्भव हुआ था। उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक थे। हरिहर बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन थे? हरिहर बुक्का, ठीक है, ये थे संस्थापक। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न है, देखिए, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के प्रमाणिक स्रोत हैं क्या? ठीक है, ये स्रोत है फॉरगटन एम्पायर तथा मदुरा विजयम। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के प्रमाणिक स्रोत हैं फॉरगटन एम्पायर और तथा मदुरा विजय, ठीक है। तो ये फॉरगटन एम्पायर तथा मदुरा विजय जो है विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के प्रमाणिक स्रोत हैं। नेक्स्ट जो है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किनके द्वारा की गई? तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य का जो है स्थापना हुआ है, ठीक है। ये किनके शासनकाल में था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हरिहर एवं बुक्का के गुरु कौन थे? जिन्होंने उन्हें इस्लाम से पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित किया। हरिहर एवं बुक्का के गुरु कौन थे जिन्होंने उन्हें इस्लाम से पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित किया? नहीं, वे पहले इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुके थे, फिर वे हिंदू धर्म में परिवर्तित किया। उनके नाम बताना है, तो ठीक है। तो ये नाम है माधव विद्यारण्य, याद रखिए, माधव विद्यारण्य। नेक्स्ट जो है, विजयनगर पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? विजयनगर पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो दोस्तों ये है 4 वंशों ने, विजयनगर में 4 वंशों ने भिन्न भिन्न समय में। पहला वंश था संगम, दूसरा था सुलभ, तीसरा था तुलुभ, चौथा था आरविडु। संगम, सुलभ, तुलुभ, आरविडु। संगम, सुलभ, तुलुभ और आरविडु, ये 4 वंश थे जिन्होंने विजयनगर पर शासन किए, ठीक है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, विजयनगर पर किस राजवंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो उत्तर भी जान लीजिए, संगम राजवंश ने। जी हाँ, संगम वंश ने किया, पहला ही था संगम वंश, जो कि 1336 से 1400, जी हाँ, 1485 तक का काल था, लंबा काल था। तो कह सकते हैं 100 साल से भी ज्यादा का समय जो है संगम वंश ने शासन किया विजयनगर पर। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बस वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यही कामना करते हैं। और देखिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, घंटी को दबाइए, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपके लिए हमेशा रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग सीख सकें। और सभी यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये जो जरूरी है, सभी परीक्षाओं के लिए सबसे उपयोगी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।